ओके, प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला शीट है उसको मैं अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। सुबह तक हो गई होगी, लेकिन उससे पहले बस कुछ जो थ्योरी है वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसके अंदर कोई बात समझाने वाली नहीं है। फिर जो एक टर्म आ जाती है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सबसे अच्छी मिसाल एक कॉइन फ्लिप होगी, क्योंकि उसके अंदर अगर आप सारी कंडीशन सेम भी रख लो, आप रिपीट करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि एक ही स्पेसिफिक आउटकम आएगी, मल्टीपल आ सकती हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, राइट। और ये जो हेड और टेल आउटकम्स है ना, इनको अगर मैं एक सेट में लिख दूँ H, T, तो ये जो है ना सेट, इसको सैम्पल स्पेस कहता है। और इनमें अगर मैं एक कॉइन फ्लिप के लिए एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये एक इवेंट का वेरिएबल है। इसकी वैल्यू या H हो सकती है या T हो सकती है। तो और ये अगर सैम्पल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट को E से करते हैं, या जो भी अगर डिपार्चर है इवेंट तो आप D से कर लोगे, मतलब जो कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो E से भी लिखा जाता। अच्छा, उसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो वही वाली बात, हेड या आपका हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उसके बाद कॉम्पाउंड इवेंट्स ये होते हैं कि मतलब आप अगर एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लो और उन दोनों इवेंट्स को जोड़ दो, तो फिर वो कॉम्पाउंड इवेंट होएगा कि कॉइन फ्लिप 1 कॉइन फ्लिप 2, तो इन दोनों को मर्ज कर लो, एक इवेंट का नाम दे दो, तो वो कॉम्पाउंड इवेंट होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट ऐसा होगा जिसके अंदर बेसिकली सारे हैं। ये बेस थ्योरम की बारी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, इसलिए फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कुछ होते हैं बस, हेड्स और टेल्स एग्जॉस्टिव हैं सैम्पल स्पेस के लिए। अच्छा, अब काउंटिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी भी चीज़ की, आपने काउंटिंग ही करनी है ना, कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं और पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं। तो उसके लिए जो हम तरीके यूज़ करते हैं, सबसे पहले ट्री डायग्राम है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है एक्सटीरियर स्टाइल और एक है फ्लोर प्लान। एक्सटीरियर स्टाइल 4 में से कोई भी एक हो सकता है, फ्लोर प्लान भी 3 में से कोई भी एक हो सकता है। तो उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो आपके राइट साइड पे ट्री नज़र आ रहा है कि आप पहले एक्सटीरियर स्टाइल का स्प्लिट आया, उसके बाद फ्लोर प्लान का स्प्लिट आया। तो इसकी अगर आप ब्रांचेस गिन लोगे तो आपको नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे। अगर आप गौर करो तो ये प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा ईज़िली, ज़्यादा ईज़िली वो वैसे ही होगा कि आपको पता है एक्सटीरियर स्टाइल की 4 पॉसिबल चॉइसेस हैं, तो उसको 4 कर दिया, और फ्लोर प्लान की 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं, 3 हो गया। तो 4 इंटू 3 बाई प्रोडक्ट रूल। जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को 2 छोटे टास्क में कर सकते हो डिवाइड, आप उन सब की पॉसिबल चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल पॉसिबल चॉइसेस मिल जाएंगे। तो ये वही अप्लाई हुआ है। आगे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, क्वोशंट रूल, कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस, ये सारी बातें डिस्क्रीट मैथ की वीडियोस में की हुई हैं। अगर नहीं आती तो वहाँ से देख लो, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि पहले पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें। सीधा एक आध सवाल कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे है कि 4 मैरिड कपल्स हैव बॉट 8 सीट्स इन द सेम रो फॉर अ कॉन्सर्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सीटेड। तो 8 लोग हैं, कितने तरीक़ों से सीट हो सकते हैं। पार्ट ए के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि साथ बैठना या नहीं बैठना। तो सबसे पहली जो सीट होएगी आपकी, उसके अंदर एग्जैक्टली एक बंदा बैठना है ऑब्वियसली, और आपके पास 8 लोग हैं, तो आपके पास 8 चॉइसेस हैं। अब लेट्स से एक बंदा उन 8 में से कोई बैठ के, अब आपके पास अगली सीट के लिए 7 चॉइसेस हैं, एंड सो ऑन अप टिल जब आपके पास एक बंदा रहे तो एक ही चॉइस है। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स टास्क को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतनी चॉइसेस हैं हर स्टेप के ऊपर। जब इन नंबर ऑफ़ चॉइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 फैक्टोरियल आ जाता है, और वो बाय प्रोडक्ट रूल नंबर ऑफ़ पॉसिबल सीटिंग। तो इस तरह से आप सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो। आगे पार्ट बी जो है ना, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ईच कपल एक साथ बैठना चाहता है। पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना, 8 लोग थे, जहाँ मर्जी बैठने। अब ये है कि 4 कपल हैं 2-2 लोगों के। तो सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट मोस्ट आयल की बात करें, तो यहाँ पे एक कपल ने बैठना, तो हम उसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर देते हैं। तो एक ब्लॉक ये अवेलेबल है, एक ब्लॉक ये अवेलेबल है, एंड सो ऑन, आगे आपको नज़र आ रहा है। अब पहले ब्लॉक के लिए इसी तरह से 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि 4 कपल्स हैं, एंड सो ऑन। तो 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट कपल्स की अरेंजमेंट के लिए। लेकिन इंटरनली भी ना इसके हर कपल की इंटरनल सीटिंग डिफरेंट हो सकती है कि लड़का लेफ्ट पे बैठ रहा है, लड़की लेफ्ट पे बैठ रही है। तो इन चीज़ों को भी अकाउंट में रखना है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 पावर ऑफ 4 कर देंगे, तो फिर जाके आपके पास नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स आएंगे।
तो ये बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था कि इंटरनल अरेंजमेंट भी थी, तो इसलिए ये वाला नोटवर्दी सवाल था। वरना इस तरह से आपको अगर कोई प्रोबेबिलिटी पूछी जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ब्लॉक, तो उसके अंदर हमेशा आपने पहले काउंटिंग ही करनी होगी, तो यही टेक्निक्स यूज़ होनी है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन वगैरह होंगी, वो जब आएंगे तब करने हैं। ये तो थी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब आगे आते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब यहाँ पे ना पहले हम अस्यूम कर रहे थे कि इक्वल लाइकलीहुड है जब हम कॉइन फ्लिप वगैरह की बात करते हैं इवेंट्स का होने का, ठीक है। लेकिन एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हम वेट्स असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि एक डाइस है, एक स्पेशल किस्म की शेप का है जिसकी वजह से ना इवन नंबर्स आने के चांसेस ऑड की निस्बत डबल हैं। तो इस केस के अंदर आपके एक इवन नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है अगर आप थोड़ा सोचो इसके बारे में। लेकिन इसका फॉर्मल तरीका जो है करने का, और इस तरीके से थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी आप कर सकोगे। ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, जब भी अनइवन हो ना, तब आपने ये मेथड यूज़ करना। तो सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिख लिया हमने कि एक डाइस है, तो उसके अंदर 6 ही पॉसिबल आउटकम्स है, 1 आएगा या 6 आएगा, 5 आएगा, एक्सेट्रा। तो हर आउटकम के साथ ना हमने उसके वेट उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी है बेसिकली W के अंदर, जो सेट W है उसके अंदर जो लोअर केस W है, हम एज अ बेसिक मोस्ट यूनिट यूज़ कर रहे हैं। अब हमें पता है कि एक जो नंबर 2 आने के चांसेस हैं वो नंबर 1 आने के चांसेस से डबल हैं, क्योंकि वो एक इवन नंबर है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो हम W को कह लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है, और 2W को कह लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम अपने ना प्रोबेबिलिटीज़ का जो सेट है वो पॉपुलेट कर लेते हैं। अब आपको ये पता ही है कि अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हों, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड अप करोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे उसी लॉ को यूज़ किया है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी लॉ को, और W+2W+W इस तरह से लिख के सारी वैल्यूज़ को समेशन लगाई है और W की वैल्यू निकाल दी यूजिंग बेसिक अलजेब्रा। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि अच्छा 3 इवन नंबर्स हैं, 2W 2W 2W, तो 6W ऑड्स हैं। उसके बाद आप W की वैल्यू पुट कर देते हो, आपको पता चल जाता। तो इस तरह से आप वेटेड वाले सवाल कर सकते हो। ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थी ना। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स सवालों पे आते हैं जिसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए पहले थोड़ी राइटिंग नोटेशन समझ लो कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिखा जाए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर A और B हैपनिंग। एक्सक्लूसिव और नहीं है वैसे, इन दोनों में से कोई एक भी, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इंटरसेक्शन भी काउंट करती है इसमें। स्पीकिंग ऑफ इंटरसेक्शन, अगला वही है, वो है एंड के लिए, अगर के 2 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, उसके लिए ये राइटिंग नोटेशन होती है कि आप बस प्रोबेबिलिटी की ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन डाल देते हो। और फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, मतलब अगर हमें पता है कि एक इवेंट हो गया तो दूसरा इवेंट होने के अब कितने चांसेस हैं। आमतौर पे लेट्स से ये इवेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर ही होगा अगर A और B रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर रिलेटेड है तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब इनके फॉर्मूले वगैरह क्या हैं उसके ऊपर आता है। तो सबसे पहले एडिशन लॉ आता है। एडिशन लॉ आपको बेसिकली बता रहा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B का। तो उसके अंदर आप वेन डायग्राम अगर देख लो, राइट साइड पे नज़र आ रही है, P आप ये सेट A को ऐड कर रहे हो प्रोबेबिलिटीज़ को सेट B के साथ, लेकिन डबल काउंटिंग हो रही है इसके इंटरसेक्शन वाले एरिया में। ये वाले इवेंट्स 2 बार गिने जा रहे हैं, तो इसलिए हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे आ जाते हैं 3 इवेंट्स के लिए। अब 3 इवेंट्स के लिए जब एडिशन रूल होता है ना, तब भी बेसिक आइडिया यही है कि पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A को A, B और C तीनों को ऐड कर रहे हो, जो हिस्से डबल काउंट हो रहे हैं, जैसे ये ऑरेंज वाला रीजन है, ये पर्पल वाला रीजन है, ब्लू वाला रीजन है, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। लेकिन इस बारी ना यूनिक केस इस तरह का है कि इन तीनों का जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है ना, इस तरह से वो बिल्कुल ही काउंट नहीं होता। आपने ओवर करेक्ट कर लिए, तो इसीलिए हम उसको मैन्युअली वापस डाल देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ वेन डायग्राम से। उसके बाद अब प्रोडक्ट रूल आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो अगर आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A क्या है, तो आप इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के एक साथ होने के क्या चांसेस हैं। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काफ़ी आसान फार्मूला है कि जो ये
ब्रैकेट्स के अंदर बाद में आता है ना, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, और ऊपर बस इन दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, आप इस तरह से दोनों निकाल सकते हो। आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मैंने पहले भी बात कर ली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो फिर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी इंडिपेंडेंट और बी भी इंडिपेंडेंट, तो हम कहते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक एग्जांपल का क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, आपके पास उसमें से कुछ ड्रॉ करने वगैरह इस तरह का सवाल आ जाता है। तो वही है इंटरसेक्शन वाली चीज़ है कि आप पहले बैग में से इतने एक ब्लैक निकालने की कितनी चांस है, दूसरे बैग में से ब्लैक निकालने की कितनी चांस है। तो ये बस वो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और जो एग्जांपल है, ये थोड़ी ज़्यादा आई गेस एक्सप्लेन करती है कि हम ये पढ़ते ही क्यों हैं, ये प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन वगैरह। इसके अंदर हमें ना एक प्लेन का ना क्या बताया हुआ है कि कितने चांसेस हैं कि जो स्केड्यूल्ड टाइम है ना उसके ऊपर निकलेगा। तो डिपार्चर टाइम उसका अगर एक्यूरेट है ना, मतलब जो स्केड्यूल था, तो उसके चांसेस हैं 83%। 83% चांस है कि सही टाइम पे प्लेन निकल जाएगा, और 82% चांसेस हैं कि सही टाइम पे अराइव करेगा। और हमें ये पता है कि अगर कि ये दोनों इवेंट्स एक साथ होने के चांसेस कितने हैं कि डिपार्चर भी सही टाइम पे हो और अराइवल भी बिल्कुल इसी टाइम पे होगा जिस पे स्केड्यूल था। तो ये आपको 3 नंबर्स दिए हैं, 83, 82, 87, 78। अब आपने निकालना है कि अगर आपको पता है कि अराइवल टाइम पे हो गया तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि डिपार्चर टाइम पे हुआ होगा। उसके अलावा दूसरा पार्ट है कि अगर आपको पता चल गया कि डिपार्चर जो है सही टाइम पे हो गया, आपको कितनी परसेंट गारंटी है कि सही टाइम पे पहुंचेगा प्लेन। इस तरह का सवाल है। तो इन सवालों के अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में इसको पहले ट्रांसलेट करो, इंटरप्रेट करो कि वो बोला क्या चाह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल गिवन डिपार्चर, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम डिपार्चर गिवन ऑन टाइम अराइवल। तो इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये वही फॉर्मूले अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं बेस रूल के ऊपर। तो बेस रूल जो है ना, सबसे पहले अप्लाई करता है मीसी सेट के ऊपर, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के ऊपर। अगर इस तरह के एक सेट ऑफ इवेंट्स के अंदर कोई एक इवेंट कॉमन आ रहा है, लेट्स, ये आपके सामने डायग्राम है, A1, A2, A3, A4 टुगेदर, ये एक मीसी सेट है। इनके अंदर एक इवेंट E है जो इन सारे सेट्स के अंदर आता है, ठीक है। इस केस के ऊपर ही खाली अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन काफ़ी सिंपल है। डेरिवेशन मेरा ख्याल है सवाल आएगा नहीं, लेकिन ये फॉर्मूले अगर आप देखो तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे फिर। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख के ये कंक्लूड कर सकते हो कि A1 और E का इंटरसेक्शन, यानी ये वाला रीजन, उसके अलावा A2 और E का इंटरसेक्शन, ये वाला रीजन, एंड A3 और A4 का E के साथ इंटरसेक्शन, अगर आप इन सब को ऐड कर लो तो आपको एंड पे E ही मिल जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसके अंदर ना कोई डबल काउंटिंग होगी और ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। डबल काउंटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और कुछ रह इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव है। तो इस बेसिस के ऊपर हम सिग्मा लगा देते हैं, मतलब समेशन, और इनकी इंटरसेक्शंस को कहते हैं कि E के प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बराबर है। अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने इंटरसेक्शन के बस फॉर्मूला खोल के लिख दिए, P ऑफ A इंटू P ऑफ E गिवन A। अब ये इक्वेशन अभी साइड पे रख लेते हैं, ये बाद में यूज़ होएगी। लेट्स से हमने निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि A1 के अंदर कि A1 ट्रू है गिवन दैट E इज़ ट्रू, ठीक है। इस तरह की हमें कोई सिचुएशन आ जाती है अगर, तो तब वो ये तो बस वही वाला फॉर्मूला लग गया ना जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, वही वाला फॉर्मूला है, बस डिनोमिनेटर के अंदर जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी ना वो प्लेस कर दी है, तो वो यहाँ पे खुल के आ जाती है। और ऊपर जो है वो भी उसी तरह से इंटरसेक्शन की बस डेफिनेशन लगा दी है, तो यूँ वो एक ही तरह से लिखे जाते हैं। तो ये जो देख के बहुत बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लगती है, असल में बहुत सिंपल है। तो इस तरह से ये डिराइव हो रही है। अब
ये इसके सवाल किस तरह के आते हैं वो ये अभी हम उसके ऊपर आते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी एग्जांपल है ना इसकी एप्लीकेशन की, वो है स्पैम के अंदर। तो बेजियन स्पैम फ़िल्टर कहते हैं सर। लेट्स से हम हमारे जो मीसी सेट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव सेट है, वो है स्पैम एंड नॉट स्पैम। ठीक है, मतलब जो भी ईमेल्स आपके इनबॉक्स में आती हैं या तो वो स्पैम होंगी या नॉन स्पैम होंगे। ठीक है, इन दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर एक कॉमन इवेंट लेट्स से डब्ल्यू है, और वो है किसी स्पेसिफिक वर्ड की अकरेंस। हो सकता है कि वो बैंक अकाउंट हो। अब हो सकता है कि बैंक अकाउंट का नंबर लेजिटिमेट ईमेल्स में भी आ रहा हो और स्पैम ईमेल्स में भी आ रहा हो, जिसके अंदर कोई फिशिंग स्कैम हो, जो मर्जी हो। तो ये जो वर्ड है ये दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस सवाल के अंदर उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि जो सारी हमारे पास रिकॉर्डेड स्पैम ईमेल्स हैं ना, उसके अंदर 250 ऐसी ईमेल्स हैं जिसके अंदर ये वर्ड यूज़ हुआ है, और जो हमारे पास 1000 नॉन स्पैम ईमेल्स हैं उसके अंदर 5 खाली ईमेल्स हैं जिसके अंदर ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको सही नोटेशन में लिखोगे कि P of W गिवन S, P of W गिवन S नॉट। अब आपने इस तरह से लिख लिया। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्या है। अगर वैसे नहीं दी हुई तो आप हमेशा अस्यूम करोगे कि दोनों इक्वली लाइकली हैं, मतलब स्पैम एंड नॉट स्पैम इक्वली लाइकली हैं अगर नहीं दिया हुआ। वरना अगर दिया हुआ तो ऑब्वियसली वो वाले नंबर्स यूज़ करना है। और अगर एक दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम दिया हुआ है, नॉट स्पैम नहीं दिया, तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम कर लो। अच्छा, और उसके बाद एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। अभी उसके ऊपर आते हैं कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन पहले समझ लेते हैं वो चाहता क्या आपसे। अगर कोई ऐसी ईमेल आती है जिसके अंदर ये वाला वर्ड जिसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आ रहा है, तो क्या इसको स्पैम कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल ये है। तो इस सवाल को आंसर करने के लिए हमें ये बताना होगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन दैट द वर्ड इज़ इंक्लूडेड। अभी तक हमें क्या पता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन स्पैम। हम उल्टा चाहते हैं, स्पैम गिवन वर्ड। ठीक है, तो ये बस ऑर्डर डिफरेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन डब्ल्यू जो है ना, आप बेस रूल अप्लाई करो ना तो इस तरह से आता है। अगर आपको इसके नहीं समझ आई कि ये किस तरह से बना है, तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चल के ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। और अगर आपको ये पता चल गया तो कुछ भी नहीं रह गया, फिर आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। तो इसके अंदर बस ये सवाल को समझना था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें। इन्होंने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू दी हुई थी ना 0.9, वो था कि अगर 90% से ज़्यादा चांसेस है ना कि ये स्पैम है गिवन द वर्ड, तो आपने आंसर येस में करना। ये बस बात थी, थ्रेशोल्ड बस यही है। तो ये बेसियन स्पैम फ़िल्टर और ये बेस रूल की सबसे अच्छी एग्जांपल है। अब मल्टीपल अच्छा हाँ, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है कि जो मीसी सेट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस एग्जांपल में स्पैम एंड नॉट स्पैम था, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। उसके अलावा जो कॉमन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट लाइज इन सेट A1 और सेट A2, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और जो हम निकालना चाह रहे थे ना, जो हमने निकाला है वो उसी का पोस्टीरियर था कि अगर मुझे उल्टा कर दो, कि जो निकाल E गिवन A1 की जगह A1 गिवन E कर दो, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं। अच्छा, अब मैं जो कहना था मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर अगर हम आ जाए, इसी तरह से हो सकता है कि आपको मल्टीपल वर्ड्स का कहा हो कि आपने बतानी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन दैट बोथ ऑफ दीज वर्ड्स वर इंक्लूडेड, और उनके इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो वो एग्जैक्टली इसी तरह से होएगा, बस वो इंटरसेक्शन वाली नोटेशन में लिखो और जहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं करो, खुद ही हो जाएगा सॉल्व। और उसी तरह से और के लिए यूनियन हो जाएगा, वो गिवन ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, आगे बात आती है रैंडम वेरिएबल्स की। अब रैंडम वेरिएबल्स रैंडम एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया निकला। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ये होता है कि आपको पता नहीं होता ना कि क्या आउटकम होएगी, लेकिन आपको पता होता है कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 3 लैपटॉप्स ख़रीदे जा रहे हैं। अब एक आउटकम तो पॉसिबल ये है कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, एक है कि एक उनमें से डिफेक्टिव है, उसके अलावा इस तरह से है कि दूसरा डिफेक्टिव है, तीसरा डिफेक्टिव है, एंड सो ऑन, या फिर 2 हैं या 3 हैं, इस तरह से। तो अगर आप इस सैम्पल स्पेस के अंदर जो सारे इवेंट्स हैं इनको एक रियल नंबर, इसके रिज़ल्ट को एक रियल नंबर के साथ टाई कर रहे हो ना, तो वो एक रैंडम वेरिएबल होगा।
तो x जो है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को शो कर रहा है, इसीलिए वो एक रैंडम वेरिएबल है। तो x यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स है, उसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, सैम्पल स्पेस के अंदर x के अंदर नहीं करता। लेट्स से हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ऑर्डर क्या था या नहीं था, तो उस केस में ऐसे है। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन बस यही है कि अगर लेट्स से x की डोमेन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, राइट। x के यही 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या कोई भी डिफेक्टिव लैपटॉप नहीं था, या तीनों थे, या एक था, या 2 थे। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की। अब आप इनमें से कोई एक वैल्यू भी डालो ना इस फंक्शन के अंदर, तो वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बता दे। तो इस तरह के फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कहते हैं। तो इसको इसी तरह से लिखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन के बारे में एक छोटी सी बात कि यहाँ पे x इक्वल्स x, तो x लोअर केस यहाँ पे एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि x अपर केस एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रैंडम वेरिएबल्स हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, जबकि जब मैं लोअर केस में x लिखूँगा उसका मतलब होगा कि एक रियल वैल्यू है। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो होता है वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो बस ये है कि वो पिछले वाले भी सारे गिन लेता साथ प्रोबेबिलिटीज़ को। तो ये उसकी एक एग्जांपल है लैपटॉप वाले के साथ ही कि x की ये वैल्यूज़ है ना पॉसिबल 0 1 2 3, हर किसी के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली है। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है f ऑफ x कैपिटल f ऑफ x से शो होता है, वो यहाँ पे आप पहली रो में देख सकते हो एज इट इज़ लेफ्ट वाली चीज़ आ गई है, राइट वो नीचे वाली रो में ना ऊपर वाली वैल्यू f ऑफ x की और जो नई वैल्यू है 3 ऑफ 8 उनको प्लस कर दी। इसी तरह से जो पहले था यार, पहले भी आपने इस तरह के फंक्शन किए हैं, तो 7/8 1/8 को ऐड किया, आपके पास 8/8 आ गया इस तरह से। अच्छा, इसका एक छोटा सा था कि इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन को मैम ने इस तरह से शो करवाया था, यूँ एक आई गेस बार ग्राफ ऑफ विथ 0 के साथ, लाइन ग्राफ है वैसे, यूँ शो किया था, जबकि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को स्टेप ग्राफ के साथ शो किया था। तो इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, देख के समझ आ रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ भी नहीं मुश्किल। आगे आ जाता है अगला टॉपिक एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस। अभी पहले हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूस पे भी आ जाएंगे। तो पहले हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना किसी रैंडम वेरिएबल की, वो एक्चुअली बस उसका मीन होता है, अरिथमेटिक मीन। अब उसको आप काफ़ी तरीक़ों से लिख सकते हो, लेकिन उसका एक जो यूज़फुल फार्मूला है हमारे लिए वो है x ऑफ सिग्मा x एफ एक्स। तो आप बेसिकली यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यूज़ थी ना, तो आप यहाँ पे 4 टर्म्स आ जाएंगे कि 0 इंटू, किस तरह से आप वैल्यूज़ लिखी जाती है ना, आपको बस सीधी सीधी बात ये है कि आपको इससे मिल जाता है मीन। इसकी डेरिवेशन में बता रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, लेट्स से कोई फंक्शन आपके पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हो। उसकी एक मिसाल हो सकती है कि हमने एक सवाल किया था, उसके अंदर ना था कि जो एक बंदा इतने अगर कस्टमर्स को सर्विस करेगा ना तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, और वो जो पैसों का फंक्शन था ना वो g ऑफ x था। तो लेट्स से x है कि कस्टमर्स कितने सर्व किए और g ऑफ x कस्टमर्स को कन्वर्ट करें पैसों के अंदर। इस केस के अंदर अगर हम गिवन आप लाइक एस्टिमेटेड अर्निंग्स निकालना चाह रहे हो किसी भी बंदे के, तो आप मीन ऑफ g ऑफ x लोगे और उसके लिए आप मल्टीप्लाई x की प्रोबेबिलिटी के साथ ही करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली x होगा तो g ऑफ x वाला केस होएगा। इस तरह से कर लोगे। तो इसके ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो एक्सपेक्टेशन ये हो गई। उसके बाद वेरिएंस आती है। वेरिएंस के अंदर आप एक्सपेक्टेशन ही यूज़ कर रहे होते, लेकिन आप करते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल स्क्वायर्ड माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो ये वैसे विजुअली ज़्यादा आएगा, मैं बता ही क्यों रहा हूँ, लिखा हुआ है सामने। और वही वाली बात कि जैसे g ऑफ x अंदर यहाँ पे हो जाता है, g ऑफ x की जगह x यहाँ पे आ गया, x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो ये वेरिएंस हो गई। उसके अलावा एक अगर आपने उसी तरह से जैसे पैसों की वेरिएंस निकालनी है, कि वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं ना कि g ऑफ x कस्टमर्स को पैसों में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपने ये चीज़ निकालनी है, ये एक सेकंड में बैलेंस कर लूँ, ब्रैकेट्स यहाँ पे हो ही नहीं हुए, हाँ भरोसा रखो हुई हुई है। अच्छा,
ठीक है, तो ये उसी तरह से है, बस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स आ गया जाएगा, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होती है, तो उसके अंदर कोई बात नहीं है। ये सिंबल देख लो, बात के लिए शायद यूज़फुल हो। सिग्मा ही होता है इसके लिए। अच्छा, लोअर केस सिग्मा होता है। एनीवेज, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अच्छा, एक सिनेरियो है, वो है कि आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, कोई लेट्स से कोई बैग है, उसके अंदर 3 ब्लू पेन पड़े हुए हैं, 2 रेड पेन पड़े हुए हैं और 3 ग्रीन पेन पड़े हुए हैं। इस बैग में से आपने 2 पेन निकालना है। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम शो कर रहे हैं 2 रैंडम वेरिएबल्स से, जो है एक्स और वाई। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ ब्लूज, वाई का मतलब है नंबर ऑफ रेड्स। तो इस केस, यह हमें केस दिया हुआ है और हमसे पूछा यह गया है कि एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन गेट करो। अब एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि अगर मैं आपको कहता हूँ एफ ऑफ 0 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये दोनों होने के कितने चांसेस हैं। तो ये इंटरसेक्शन वाली चीज़ है, बेसिकली ये इंटरसेक्शन ही लिखा हुआ है। तो ये होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये आपके सामने काफ़ी सिंपल है, इजी टू रीड, आप समझ जाओगे। अच्छा, अब इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे काउंटिंग के लिए। तो 3 चूज़ x, 2 चूज़ y, 3 चूज़ 2 माइनस x माइनस वाई का ये है नंबर ऑफ ब्लूज चोजन, नंबर ऑफ रेड्स चोजन और नंबर ऑफ ग्रीन्स चोजन, ठीक है। और ये उसके अंदर से आप कह रहे हो कि अगर आप 3 में से x ब्लूज निकाल रहे हो, 2 में से y ब्लूज निकाल रहे हो, 3 में से 2 माइनस x माइनस वाई ब्लूज ग्रीन्स निकाल रहे हो, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। तो इससे आपको नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगी और आपको नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स खुद ही पता है, क्योंकि 8 पेन है टोटल। तो इस तरह से जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की स्टार्ट किया हमने और ये आंसर हो गया। लेकिन ये होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बस कि एक्स जो मैं आपको इनपुट्स दे रहा हूँ ये दोनों एक साथ होने के कितने चांसेस, ये है बस। अच्छा, अब उसके बाद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जो बेसिकली इस फॉर्मूले की ही टेबल है। तो ये उसी के लिए ये मेरा ख्याल देख के समझ आ गई क्या है, कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं इसमें। और जो यहाँ पे होते हैं लास्ट टाइम की तरह, जैसे क्रॉस टैबुलेशन में था, इनको मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ कहेंगे। आमतौर पे हम इनके लिए कोई नेम्ड फंक्शन रख लेते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स कह लेंगे और यहाँ पे एच ऑफ वाई कह लेंगे और वट एवर, उल्टा कर दिए, बट हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। अब अगला जो टॉपिक आता है वह कोवेरिएंस और कोरिलेशन का। ये जो है ना, ये चीज़, ये 2 रैंडम वेरिएबल्स के लिए ही होती है, ये एक वेरिएबल के लिए नहीं होते। ये बेसिकली शो करती है कि इनके बीच में किस किस्म का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है या नो रिलेशनशिप है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि आप बस एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये है। तो अब अगर आप अभी तक हमने वैसे कवर नहीं किया कि एक्सपेक्टेशन जब आप मल्टीप्लाई कर दे 2 रैंडम वेरिएबल्स तो क्या होता है। तो इस फॉर्मूले के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये डबल सिग्मा हो जाता है, 2 लेवल्स ऑफ समेशन है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, ठीक है। और इसको वैल्यूएट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप बस लिख लो, ये बस दिखने में मुश्किल लग रहा है। तो इस तरह से आप हर वैल्यू ऑफ एक्स और हर वैल्यू ऑफ वाई का कॉम्बिनेशन बना के उन सबको ऐड अप कर देते हो और उनको मल्टीप्लाई किया हुआ उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, तो आपको उसका मीन मिल जाएगा, मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ये लिटरली बस यही है, ये बस दिखने में मुश्किल लग रहा है। अच्छा, और इस तरह से आपको कोवेरिएंस मिल जाएगी, लेकिन कोवेरिएंस में मसला ये है कि ना इसका स्केल कोई डिफाइंड नहीं होता। हो सकता है कि एक गिवन एक्सपेरिमेंट के लिए ये इसकी रेंज कोई लेट्स से कोई 7000 के अंदर जाके आ रही है। अब देख रहे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन लग रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं होता, ये कितना स्टैंडर्डाइज नहीं है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली इंटरप्रेटेबल बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आया था कोरिलेशन का। इसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आप पढ़ोगे। इसको भी रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। एक है कि आप आर सब्सक्रिप्ट एक्स वाई लिख दो या रो सब्सक्रिप्ट एक्स वाई लिख दो, या सिंपल कोरिलेशन फंक्शन इस तरह से जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं। इस केस के अंदर आप बस ना कोवेरिएंस लेते हो
और इसको ना एक्स और वाई की स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। तो ये कोवेरियंस का फॉर्मूला भी सिग्मा ही होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये बस इसका फॉर्मूला। अब इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ जाते हैं। अगर कोरिलेशन -1 आ रही है, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। रियलिटी में ये कभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन अगर ये है तो बेसिकली 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, बस साइन उल्टे हैं बेसिकली, या एक्सट्रीमिटी उल्टी है। जबकि +1 आ जाए तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, और 0 का मतलब है नो रिलेशन, कि ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं फ्रॉम वन अनदर। तो ये कोरिलेशन हो गया और उसकी यूटिलिटी हो गई, उसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैम ने लिखवाई थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करने में आसानी दे सकते हैं। ये बेसिकली आप तब यूज़ करोगे जब g(x) वगैरह आएगा। लेट्स से आपका g(x) इस फॉर्म के अंदर है, ax + b की फॉर्म में, तो आप उसके अंदर आपको, अगर आपने e(x) पहले का निकाला हुआ है, आपको फिर से ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़फुल जो आपकी कुछ कैलकुलेशंस बचाती हैं। देखनी है देख लो, नहीं देखनी ना देखो। अब वेरिएंस की बारी, ये वाली तो मैम ने लिखा था कि मैं कभी बताऊंगी, लेकिन कभी फिर बताई नहीं थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, कि मैम लाइक 3 बता के चौथी बताना भूल गई और उनके दिमाग में भी नहीं आया। तो लाइक मेरा नहीं ख्याल कि एक्चुअली रेलिवेंट है, लेकिन करना तो कर लो। अच्छा, उसके बाद हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। अभी तक डिस्क्रीट के ऊपर थे कि 0, 1, 2 दरमियान में कोई वैल्यू नहीं, 0 और 1 के। अब हम पॉइंट्स के अंदर भी आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है ना, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया बस। तो अब एक अगर फंक्शन है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसके अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज़ होना लाजमी है। एक ये कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x इसकी वैल्यू >= 0 होनी चाहिए। ये उसके ऊपर भी अप्लाई करता है, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई करती है ये वाली कंडीशन, कि या तो 0 होगी या उससे ज़्यादा होगी, कोई नेगेटिव नहीं हो सकते प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। अच्छा, उसके अलावा ये अब हम समीशन तो डाल नहीं सकते, तो इसीलिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन भी यही होती है ना, कि आप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पीसेस को जब आप एक साथ जोड़ के सम करते हो तो वो इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पे बस सिग्मा की जगह वो आ गया। तो जब भी कंटिन्यूस फंक्शंस की बात होगी ना, जहाँ पे सिग्मा था समेशन के लिए, उसकी जगह इंटीग्रेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर आपको कभी कहा जाए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वेरीफाई कर, तो इस तरह से करोगे। और अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी मैश फंक्शन है या नहीं, तो भी यही रूल्स हैं, बस यहाँ पे ना इंटीग्रेशन की जगह सिग्मा आ जाएगा। अच्छा, अब और ये जो इंटीग्रल है, ये कोई इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इसकी लिमिट्स हैं डिफाइंड। या ये कोई फ्रॉम A to B हो रहा है और उसको आप इवैल्यूएट करोगे तो ही 1 आएगा ना, वरना x में आपको क्या आंसर मिलना है। तो वो आपने किस लिमिट्स के ओवर करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अस्यूम करते हैं -∞ to +∞, लेकिन अगर आपको पता है कि x की डोमेन क्या है, तो आप हमेशा उसकी डोमेन ही लिखते हो इस स्टेप के अंदर। ये सिर्फ मैं वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि आपको कहा हुआ है कि आपको एक PDF दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x), इसके अंदर आप x डालोगे, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इस केस के अंदर आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज़ कि x की वैल्यू 180 से 200 की रेंज तक है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आप बस इंटीग्रेट कर देते हो f(x) को ओवर द रेंज जो उन्होंने रेंज बताई हुई है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो भी उसी तरह से एक्ट करता है जैसे उस तरह से था। इसके अंदर कुछ बात करने वाली नहीं है। उसके अलावा ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूला गेट करने का तरीका है ना, कि अगर आपको f(x) दिया हुआ है और आपने कैपिटल f(x) निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना है, तो आप बस इंटीग्रेट कर देते हो, और अगर उल्टा चलना है तो आप डिफरेंशिएट कर देते हो। तो आप इस तरह से दूसरा गेट कर सकते हो। अगर पास एक चीज़ है फार्मूला, अगर आपको कहा जाए कि फार्मूला x की टर्म्स में लिख के दिखाओ। अच्छा, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और वेरिएंस, जब कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर बात होती है तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हैं, बस वही वाली बात, सिग्मा की जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाती है, और यहाँ पे लिटरली और कुछ भी नहीं है। तो अब जहाँ तक फार्मूला शीट की बात है, वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी।
और प्रोबेबिलिटी के अंदर और कुछ भी नहीं है, यही है सारा सिलेबस।